चमन एक मोची था। वो सड़क के किनारे जूते चप्पल जोड़ने और जूते पॉलिश करने का काम करता था। अगर किसी बहन जी की चप्पल टूट गई तो चमन मोची के पास आइए, मात्र 20 रुपए में चप्पल ठीक कराइए। अगर किसी बाबूजी का जूता गंदा हो गया तो चमन मोची के पास आइए और 20 रुपए में जूता पॉलिश कराइए। चमन दिन भर में 150-200 रुपए से ज्यादा नहीं कमा पाता था। देर रात वो अपने घर सब्जी और आटा लेकर पहुंचा। लो सरला, आज फूल गोभी लेकर आया हूँ। सूखे मसाले डालकर खूब चटपटी करके बनाना। फूल गोभी इस समय बहुत महंगी है, तो गोभी लाने की क्या जरूरत थी। लौकी तुरई कद्दू खा खा कर मन उब गया है, तो आज मैंने सोचा गोभी ले चलता हूँ। अपनी कमाई देखकर चीजें खरीदा करो। महंगे आइटम खाने हैं तो ये मोचीगिरी छोड़कर कोई और काम धंधा शुरू करो। अब मैं और क्या काम करूँ? मेरे पिताजी भी मोची थे, उन्होंने ही मुझे सारे काम सिखाए। तुम जरा खाना बनाने से पहले थोड़ी चाय बना लो, वरना खाना खाने से पहले ही मुझे नींद आ जाएगी। कुछ देर बाद सरला चाय लेकर आई। ये लीजिए। मसाले खत्म हो चुके हैं, तुम हल्दीराम सेठ की दुकान से मसाले ले आओ, वरना गोभी बिल्कुल बेस्वाद बनेगी। जाता हूँ, अभी जाता हूँ, लेकिन कहीं हल्दीराम की दुकान बंद ना हो गई हो। चमन सेठ हल्दीराम की दुकान पर गया। हल्दीराम गांव में मसालों का सबसे बड़ा व्यापारी था। जब चमन हल्दीराम की दुकान पर पहुंचा, तो हल्दीराम उस समय दुकान का शटर गिरा रहा था। सेठ जी रुक जाइए, मुझे 50 ग्राम धनिया, 50 ग्राम कश्मीरी लाल मिर्च, 50 ग्राम सब्जी मसाला और 50 ग्राम हल्दी दे दीजिए। अब मैं तुम्हारे 50-50 ग्राम मसालों के लिए फिर से दुकान खोलूं? टाइम पर क्यों नहीं आते? माफ कीजिए सेठ जी, आज काम से लौटते वक्त जरा देर हो गई। मेरी घरवाली में भी बुद्धि जरा कम है। जब मसाले पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं तभी बताती है। पैसे लाए हो या खाली हाथ ही चले आए हो? नहीं सेठ जी, पैसे लेकर आया हूँ। हल्दीराम ने दुकान खोलकर सारे मसाले दिए। ये लो 400 रुपए दो। सेठ जी 400 रुपए कैसे हो गए? क्या मसाले इतने महंगे हो गए हैं? देखो रात के 11 बजने वाले हैं, ये मोल भाव करने का समय नहीं है। तुम जैसे गरीबों को तो सौदा देना ही बेकार है। चुल्लू भर सामान खरीदते हो और दाम देने में भी आनाकानी करते हो। तुम्हारे पास 400 रुपए हैं तो बताओ, वरना मेरा समय बर्बाद मत करो। सेठ जी इस समय मेरे पास 200 रुपए हैं, आप इन्हें रख लीजिए, कल मैं आपको बाकी के 200 रुपए दे जाऊंगा। ले जाओ फ्री का माल। तुम गरीबों को सामान उधार दे देकर मेरे हजारों रुपए फंस गए हैं। हल्दीराम ने चमन की खूब बेइज्जती कर ली, फिर उसे मसाले दिए। चमन मसाले लेकर घर पहुंचा। खाना खाते समय सरला ने चमन से कहा, कई महीने हो गए, लेकिन मुझे ना तो उल्टियाँ हुई हैं और ना ही पेट में कोई भारीपन महसूस हो रहा है। कल आप मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए। ठीक है, कल काम पर जाने से पहले तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूंगा। चमन अगले दिन अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास लेकर गया। कुछ जांचें करने के बाद डॉक्टर ने कहा, वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम्हें अपना खान पान सुधारना होगा। अनार, सेब, मछली, अंडा, दूध, दही, ये सब अपने खान पान में शामिल करो। उस दिन रात में चमन सरला के लिए अनार और सेब लेकर पहुंचा। फल तो बहुत महंगे होंगे, आज आप हल्दीराम सेठ के पैसे कैसे चुकाएंगे? अरे तुम चिंता क्यों करती हो, उसके पैसे बाद में चुका दिए जाएंगे। थोड़ी बहुत बातें सुनाएगा तो मैं सुन लूंगा, फिलहाल तो मैं उधर जाऊंगा ही नहीं। अपनी पत्नी को अच्छा खिलाने के लिए चमन खूब मेहनत करने लगा। वो जहाँ मोचीगिरी का काम करता था, उस स्थान पर उसने बेचने के लिए कुछ पुरानी चप्पलें भी रख ली। जल्दी ही चमन ने अपनी कमाई दोगुनी कर ली। जैसे जैसे सरला के पेट में उभार आ रहा था, वैसे वैसे चमन की खुशियाँ बढ़ती जा रही थी। चमन खुशी में हल्दीराम के पैसे वापस करना तो भूल ही गया। एक दिन वो खिलौने ले आया। इतनी जल्दी खिलौने क्यों ले आए? अंदर से इतनी खुशी हो रही थी कि मुझसे रुका ही नहीं गया। उधर हल्दीराम बहुत दिनों से चमन का इंतजार कर रहा था। चमन सौदा लेकर उस दिन के बाद से तो गायब ही हो गया। अब तो इधर से निकलता भी नहीं है। मालिक, चमन की घरवाली पेट से है, इसीलिए चमन इस समय उसी की सेहत बनाने में लगा है। आपके कर्ज की उसे कोई चिंता नहीं है। हल्दीराम की भी पिता बनने की बहुत इच्छा थी, लेकिन उसकी शादी के कई सालों बाद भी उसकी पत्नी का गर्भ धारण नहीं हुआ था। हल्दीराम को चमन से जलन महसूस हुई।
200 का सूद बढ़ते बढ़ते 5000 पहुंच गया है। अब मैं चमन से पूरे 5000 वसूल करूंगा। रात में दुकान खुलवाकर सामान लेकर गया और अब पैसे देने का होश नहीं। कल पता लगेगा उस 2 कौड़ी के मोची को। अगले दिन हल्दीराम ने अपने आदमियों को चमन के पास भेजा। चमन रोड पर उस समय अपनी दुकान लगाकर ही बैठा था। तुमने सेठ हल्दीराम के पैसे नहीं लौटाए, इसलिए हम तुम्हारा सारा सामान जब्त करने आए हैं। मात्र 200 रुपए के लिए तुम मेरा सारा सामान जब्त कर लोगे? 200 नहीं 5000। सेठ जी के कर्ज पर चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, उसका हिसाब तुम्हें समझ में नहीं आएगा, लेकिन बस इतना जान लो कि तुम्हारा कर्ज 5000 हो गया है। भाइयों, इसका सारा सामान उठा लो। मेरे ऊपर दया करो, इस सामान से मेरी रोजी रोटी चलती है। मैं सेठ जी का कर्ज चुका दूंगा, लेकिन इस समय मेरा सामान छोड़ दो। मैं तुम्हारे सामने हाथ पैर जोड़ता हूँ। ये सब ड्रामा ना हमारे सामने नहीं चलेगा। हल्दीराम के आदमियों ने चमन का सारा सामान बटोर लिया और ले गए। चमन रोता हुआ उनके पीछे पीछे हल्दीराम के पास पहुंचा। सेठ जी, मेरी पत्नी गर्भवती है। इस समय मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मेरे ऊपर दया कीजिए, मेरा सारा सामान लौटा दीजिए। 5000 चुका दो, फिर अपना सामान ले जाना। मेरे सामने रोने धोने का कोई फायदा नहीं। मुझे सिर्फ पैसों से मतलब है। चमन उदास होकर घर पहुंचा। क्या हुआ, आज आप इतनी जल्दी कैसे घर आ गए? हल्दीराम सेठ ने मेरा सारा सामान छीनकर अपने पास रख लिया। कहता है 5000 का कर्ज चुकाओ, फिर सामान वापस मिलेगा। उस हल्दीराम की हिम्मत इतनी बढ़ गई, तुम अभी पुलिस के पास जाओ। पुलिस के पास जाने का कोई फायदा नहीं। हल्दीराम की बहुत जान पहचान है। मेरे जैसे गरीब की पुलिस नहीं सुनने वाली। तो आप क्या हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे? बहुत कुछ करूंगा। तुम कहती थी ना कि मोचीगिरी का काम छोड़ दो। हल्दीराम की वजह से ही सही, ये काम अब छूट गया। अब मैं जूते चप्पलों की दुकान खोलूंगा। लेकिन उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मकान गिरवी रखकर। चमन ने अपना मकान गांव के प्रधान के पास गिरवी रख दिया और 2 लाख का इन्वेस्टमेंट करके जूते चप्पलों की शानदार दुकान खोली। चमन मजबूत टिकाऊ जूते चप्पल उचित दामों पर बेचता था, इसीलिए उसकी दुकान चल निकली। कुछ महीनों बाद एक दिन चमन हल्दीराम सेठ के पास पहुंचा। सेठ, मैं तुम्हारे रुपए चुकाने आया हूँ। हालांकि अब मुझे मोचीगिरी के सामान की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो सामान मेरे पिताजी की निशानी है, इसलिए वो मुझे वापस चाहिए। चक्रवर्ती ब्याज से तुम्हारा कर्ज अब 20,000 हो गया है। इतना कर्ज चुका पाओगे? चमन ने नोटों की गड्डी हल्दीराम की तरफ फेंकी। 25,000 हैं, रख लो। जरूरत पड़ने पर तुम्हारे काम आएंगे। चमन मोचीगिरी का अपना सारा सामान ले गया। हल्दीराम को पहली बार अपना अपमान महसूस हुआ। मेरा इतना अपमान। कल का ये मोची आज मेरे सामने रुपए फेंक कर गया है। प्रधान जी के पास घर गिरवी रखकर इसने अपनी दुकान शुरू की है ना, मुझे सब पता है। इसकी वो हालत करूंगा कि ना ये घर का रहेगा ना घाट का। एक दिन हल्दीराम प्रधान के पास गया। जय राम जी की प्रधान जी। राम राम हल्दीराम, आज इधर दर्शन कैसे दे दिए? तुम्हें तो मसालों से नोट कमाने से ही फुर्सत नहीं मिलती। प्रधान जी, मैं आपके पास अपना कारोबार बढ़ाने के सिलसिले में ही आया हूँ। दरअसल मैं चमन का मकान खरीदना चाहता हूँ। वो जगह गोदाम बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है। मैं उस मकान के 5 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। आपके पास उस मकान के कागज तो हैं ही, मुझ पर कृपा करें और वो मकान मुझे बेच दें। 5 लाख की कीमत सुनकर प्रधान के मन में लालच आ गया। उसने अपने आदमी को भेजकर चमन को अपने घर बुलवाया। क्या बात है प्रधान जी, आपने मुझे क्यों बुलाया? तुम्हारा कर्ज बढ़ते बढ़ते 4 लाख हो गया है। मुझे इस समय पैसों की जरूरत है। 4 लाख का कर्ज अभी चुकाओ, वरना तुम्हारा मकान और दुकान दोनों मैं बेच दूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं प्रधान जी? आपने तो मुझे 2 साल का समय दिया था। अब इतनी जल्दी मैं आपके पैसे कहाँ से लौटाऊं? आज शाम तक रुपयों का इंतजाम करो, वरना मकान और दुकान दोनों छोड़ दो। चमन कुछ दिन पहले ही हल्दीराम को 25,000 रुपए देकर आया था। उसके पास 4 लाख का इंतजाम किसी भी तरह नहीं हो सकता था। शाम को प्रधान के आदमी चमन के पास गए और उसकी दुकान और मकान पर कब्जा कर लिया। चमन की पत्नी 8 महीने की गर्भवती थी। चलो जंगल की तरफ चलते हैं,
गांव में तो हमारे लिए कोई जगह नहीं बची। चमन और उसकी पत्नी जंगल में गए। वो जंगल में खाने की तलाश में काफी आगे चले गए। उन्हें एक नदी मिली। ये नदी जरूर किसी न किसी गांव तक जाती होगी। चमन ने लकड़ी की एक नाव बनाई और दोनों लोग उस नाव में बैठ गए। उस नदी ने चमन और सरला को एक रेगिस्तान तक पहुंचा दिया। हम तो किसी रेगिस्तान में आ गए। चमन ने देखा वो रेगिस्तान साधारण नहीं है। वहाँ रेत के पर्वतों की जगह सूखे मसाले के पर्वत थे। हल्दी का पर्वत था, लाल मिर्च का पर्वत था, सूखे धनिये का पर्वत था, अमचूर पाउडर का पर्वत था और भी बहुत से मसाले थे। लगता है ईश्वर ने हमारी मदद करने के लिए हमें यहाँ तक पहुँचाया है। ठीक कहा। इन मसालों को मैं गांव में ले जाऊंगा और सेठ हल्दीराम से भी बड़ी दुकान खोलूंगा। चमन ने बोरी में कई तरह के सूखे मसाले रख लिए और उन्हें लेकर गांव में पहुंचा। चमन ने बहुत सस्ते दामों पर मसाले बेचना शुरू किए। आओ आओ भाइयों बहनों, दिन दहाड़े लूट, सारे मसाले 100 रुपए किलो, कोई भी ले जाओ। चमन के पास गांव वालों की भीड़ लग गई। कुछ व्यापारी भी थोक में मसाले खरीदने पहुंच गए। हल्दीराम को जब ये बात पता लगी तो वो खुद उस स्थान पर पहुंचा जहां चमन मसाले बेच रहा था। हल्दीराम ये देखकर भौचक्का रह गया कि चमन के पास इतने सारे मसाले कहां से आ गए। हल्दीराम ने अपने एक नौकर से कहा, ये लो 5000 रुपए। आज से तुम्हारा काम चमन पर नजर रखना है। जरा पता लगाओ कि चमन ये मसाले कहां से लेकर आ रहा है। अब चमन का सारा माल बिक गया तो चमन एक रात जंगल की तरफ गया। हल्दीराम के आदमी ने चमन को नदी से रेगिस्तान पहुंचते हुए देख लिया। उसने सारी बात जाकर हल्दीराम को बताई। सेठ जी, जंगल में एक नदी है जो मसालों के रेगिस्तान तक जाती है। मसाले का रेगिस्तान? हाँ सेठ जी, मसाले का रेगिस्तान। वहाँ हर तरह के मसालों के रेत जैसे पहाड़ हैं। हल्दीराम तुरंत नाव पर सवार होकर मसालों के रेगिस्तान पहुंचा। उसने भी बोरों में मसाले भर लिए और अपनी दुकान तक ले आया। लेकिन जैसे ही उसने बोरियां खोलकर देखी तो उसे पता लगा कि बोरियों में तो रेत है। ये कैसे हो सकता है? मैं तो मसाले लेकर आया था, लेकिन ये तो रेत है। उधर चमन भी रेगिस्तान में मसाले भरकर लाता था। उसके मसाले मसाले ही रहते थे। सेठ जी, मुझे तो लगता है कि चमन को कोई वरदान प्राप्त है। वो भी उसी रेगिस्तान से मसाले लाता है, लेकिन उसके मसाले रेत नहीं बनते। चमन जल्द ही बहुत अमीर हो गया। उसने मसालों की बड़ी सी दुकान खोली। अब हल्दीराम को कोई पूछता भी नहीं था। अब तो एक ही उपाय बचा है, किसी तरह मैं उस रेगिस्तान के मसालों को खराब कर दूं। हल्दीराम एक मोटर और एक बड़ा सा पाइप लेकर रेगिस्तान पहुंचा। उसने मोटर को नदी के पानी से कनेक्ट किया और पाइप से रेगिस्तान के सारे मसालों को पानी लगा दिया। लेकिन कुछ ही घंटों में धूप से पानी सूख गया और मसाले पहले जैसे हो गए। लगता है रेगिस्तान में पानी डालने से काम नहीं चलेगा। मैं इन मसालों में आग लगा दूंगा। हल्दीराम ने ढेर सारे पैसे खर्च करके बहुत बड़ी मात्रा में पेट्रोल खरीदा। वो पेट्रोल लेकर रेगिस्तान में पहुंचा। उसने पूरे रेगिस्तान में पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। मसाले जलने लगे। हल्दीराम बहुत खुश हुआ। अब मसालों का दी एंड हो गया। अब देखता हूँ चमन क्या करता है। हल्दीराम अपने घर बहुत खुश होकर पहुंचा। अगले दिन वो फिर से रेगिस्तान को देखने गया। आग बुझ चुकी थी और केवल मसालों के ऊपर की ही परत जली थी। अंदर से सारे के सारे मसाले पहले जैसे ही रहे। उसी समय चमन वहाँ पहुँचा। हल्दीराम, तुम्हारी हरकतें इस रेगिस्तान पर कोई असर नहीं डाल पाएंगी। तुम अपने मसाले की दुकान कहीं और शिफ्ट कर लो, क्योंकि मेरे सामने तुम्हारी दुकान तो चलने से रही। चमन रेगिस्तान से मसाले भरकर ले गया। मैं इस पूरे के पूरे रेगिस्तान को ही साफ कर दूंगा। हल्दीराम एक बहुत बड़ी नाव लेकर, जो बिल्कुल जहाज की तरह थी, रेगिस्तान में पहुंचा। उसने रेगिस्तान का सारा रेत अपने जहाज पर भर लिया और उसे लेकर गांव की तरफ लौटने लगा। जहाज पर रेत का पूरा पहाड़ हो गया था। बीच नदी में जहाज डूबने लगा। हल्दीराम भी जहाज के साथ डूबने लगा। अरे कोई बचाओ मुझे तैरना नहीं आता।
उसी समय चमन वहाँ पहुँच गया और उसने हल्दीराम की जान बचाई। मुझे माफ कर दो चमन, तुम्हारा धंधा बिगाड़ने के चक्कर में आज मैं अपनी जान ही गवा देता। तुम्हारा मसाले का रेगिस्तान तुम्हें ही मुबारक हो। मैं अपना काम धंधा अब कहीं और ले जाऊंगा। चमन के घर जुड़वा बेटे और बेटी का जन्म हुआ। उसने बहुत बड़े जश्न का आयोजन किया और खुशी से अपनी जिंदगी बिताने लगा।